हार्ट अटैक आने पर आप अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि जिस भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने पर वो अपना इलाज खुद भी कर सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन उसे लेनी पड़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानना कि खुद भी कर सकता है। हार्ट अटैक जब होता है कि हार्ट के सिम्टम्स होते हैं तो कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं आप घर में, जैसे ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। पर लगता है कि दर्द ज़्यादा है तो टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन हार्ट पेशेंट्स। तो घर में वेट नहीं करना चाहिए, तो हॉस्पिटल में पहुंचना ही ज़रूरी होता है। मगर डॉक्टर साहब, देखा जाए तो पेशेंट्स रास्ते में भी कई पेशेंट्स का हार्ट अटैक आने पर मौत हो जाती है, मगर उसको मौत को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हम तुरंत ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि डिस्प्रिन आदि लेनी चाहिए। देखो, रोकथाम के लिए कुछ दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि वो हार्ट अटैक को रुक जाता है, पर कुछ दवाइयाँ हैं खून पतला करने वाली, जैसे एस्प्रिन है जिसको आप डिस्प्रिन बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली है, ये घर में दी जा सकती हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि ये दवाइयाँ खाने से हार्ट का मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर लगता है कि छाती में दर्द है, जकड़न है, तनाव है, ब्लड प्रेशर का कम हो गया है, सांस फूल रही है, हार्ट की रेसिंग हो रही है, हार्ट तेज़ चल रहा है, लगता है कि थकान हो रही है, तो अपने लोकल हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिए। जो ऑप्शनल दवाइयाँ होती हैं वो ये हैं कि एक क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए ड्रग्स दी जाएँ, जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। वो मगर सर, हॉस्पिटल अगर नज़दीक नहीं होता तो हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? आम दर्शकों को वो मेडिसिन लेनी चाहिए। ये बता रहे हैं ना कि वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी अगर आप ट्रेंड हैं घर में भी दे सकते हैं। यूएस में तो एम्बुलेंसेज में देते हैं, कुछ अच्छी सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में भी, यहाँ पे घर में भी थ्रोम्बोलिसिस शुरू किया जा सकता है कि अगर मॉनिटरिंग है। थ्रोम्बोलिसिस मीन्स क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग्स होती हैं, वो घर में भी ले सकते हैं। और हॉस्पिटल ही एक उसका एक माध्यम होता है कि वहाँ तक कैनुला लगाना है, दवाई देनी है, कोई ना कोई ट्रेंड आदमी चाहिए। अगर ये ट्रेंड लोग एग्जिस्ट करते हैं तो आप घर में भी ले सकते हैं दवाइयाँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पर जो जिन दवाइयों की आप बात कर रहे हैं कि खासकर कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट है या एस्प्रिन की टेबलेट है, ये दिया जा सकता है, ये घर में भी दिया जा सकता है। ये तो ले मैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको भी पता है। ये घर में मतलब कि डिस्प्रिन होगी या इकोस्प्रिन लेने से कुछ हद तक रिकवर हो सकता है। देखिए, ये वो गलत मैसेज लोगों में मत पहुंचाने की कोशिश करो। ये दवाइयाँ जो दो हैं क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग्स, जिसमें एस्प्रिन और स्टैटिन, ये दिया जा सकता है हार्ट के मरीज़ को, ये उसकी जो एल्गोरिथम में दी जा सकती हैं। पर ज़्यादा जो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है उनकी ये है कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग्स। अगर आपके पास कैथ लैब अवेलेबल है, एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है, तो बेस्ट ऑप्शन वो है कि आर्टरी को खोला जाए। अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो ये क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग्स, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं, ये घर में भी दी जा सकती है, एम्बुलेंस में भी दी जा सकती है, रास्ते में भी दी जा सकती है, हॉस्पिटल तक पहुंच पाया पर आप। डॉक्टर साहब, जो लोग ब्लड प्रेशर यानी कि हार्ट की टेबलेट नहीं खाते, कोई नुस्खा अपनाते हैं, टोटके निपटाते हैं, मगर उस टोटकों में क्या आपको क्या लगता है कि बीपी की मेडिसिन खाना अनिवार्य है डेली? देखिए, टोटके तो हर आदमी की ज़िंदगी में अपने टोटके तो है ही हैं। अब बीपी का ये है कि अगर एक मिथ है कि हम दवाई शुरू करेंगे तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। आजकल दवाइयाँ जो हैं वो हार्ट फ्रेंडली हैं, आजकल दवाइयाँ पेशेंट फ्रेंडली हैं, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं उनके। बीपी का लाइफस्टाइल मेजर तो आपको करना है, आपको नमक कम खाना है, चलने की कोशिश करनी है, वज़न का ध्यान रखना है, डाइट ऐसी खानी है जिसमें ज़्यादा पोटेशियम हो, ज़्यादा साल्ट की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, फैट कम लेना है। ये चीज़ें तो हैं लाइफस्टाइल मेजर में, ये चीज़ें तो हैं, पर ये आपको दवाई के साथ ही सप्लीमेंट करते हैं। सर, हार्ट अटैक आने का खास रीज़न क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है? देखिए, काफ़ी से कारण है हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक का कारण ये है कि काफ़ी से रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण हार्ट अटैक होता है। उनमें डायबिटीज़ है, उनमें ब्लड प्रेशर है, उसमें मोटापन है, स्मोकिंग है, लिपिड्स की एबनॉर्मलिटी हैं, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें हैं, जो लोग मोटे हैं उनमें ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा फैट और फैट प्रोडक्ट्स लेते हैं उनमें ज़्यादा चीज़ें देखी गई हैं। तो एक सी चीज़ को पिन पॉइंट करना बड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी से रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो क्या रेंज रहनी चाहिए आम व्यक्ति की कोलेस्ट्रॉल में? देखिए, दो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है, पर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो 100 से कम हो तो अच्छी बात है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो, जितना ऊपर हो तो उतना अच्छी बात है। तो ट्राइग्लिसराइड अगर तेज़ है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं जो कोलेस्ट्रॉल में जो देखे जाते हैं, जिनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इनको कंट्रोल में लेवल में रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, 150 और 200 के बीच कोलेस्ट्रॉल होता है तो आम
व्यक्ति को कितनी देर वो मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की लेनी चाहिए, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? 150-200 का वो फ्रैक्शन नहीं है। आपको LDL देखना है कितना है, आपको HDL देखना है कितना है, वो उसी हिसाब से रेंज से दवाई एडजस्ट होती है। खाली कोलेस्ट्रॉल देखने से नहीं पता लगता। अगर आपको सिम्टम्स हैं, हार्ट का स्टेंट पड़ा है, बाईपास हुआ है, तो लेवल अगर नॉर्मल भी है तो तभी आपको दवाई खानी है, तो सारी उम्र खानी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई का इफेक्ट जो है खाली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना नहीं है, उसके बाकी से और भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं। वेसल्स की मजबूती है, प्लॉक को स्टेबल करना है, एथेरोजेनेसिस में मदद करना है, प्लॉक का जो अनस्टेबल हो जाता है उसको स्टेबल करना है। तो काफ़ी से और फ़ायदे भी हैं कोलेस्ट्रॉल की गोली के, खाली कोलेस्ट्रॉल को कम करना ही फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, विंटर में क्यों ये चीज़ बढ़ती है अपना, कम से कम ये हार्ट अटैक को? विंटर में हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन होता है समर से, और नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा कॉमन होता है। विंटर्स में काफ़ी सी चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड में कोगुलेशन डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, RBC का काउंट बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन्फ्लेमेटरी और प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी ब्लड में ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। एक वैसोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर तेज़ होता है। जिस तरह स्पैज़म आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने में होता है, इसी तरह कॉरोनरी आर्टरीज में भी स्पैज़म होने की कोशिश होती है। तो एक वैसोकंस्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म है। ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन विंटर्स में ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी ज़्यादा होती हैं, लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं विंटर में, जो लोग करते भी हैं, लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, तला भुना चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें फ़ैट और फैट के प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारी सी चीज़ें लिंक हैं। सर, BP के पेशेंट्स को जो स्मोकिंग भी करते हैं और साथ में शराब का भी सेवन करते हैं, उनके लिए कितना नुकसानदायक? देखिए, तीनों अलग से रिस्क फैक्टर हैं। ब्लड प्रेशर एक अलग सा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एक अलग सा रिस्क फैक्टर है, और एक ज़्यादा शराब पीना भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। तीनों तो हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, हार्ट फ्रेंडली नहीं है। तीनों से दूर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्कोहल जो लोग कितना ब्लड प्रेशर आम व्यक्ति का होना चाहिए जो नॉर्मल गिना जाता है? देखो, 130/80, 130/90 जिस रेंज में हम मानते हैं, इतना तो होना ही चाहिए। 130, 130/90। पर ये है कि जो लोग डायबिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव है, पैसिव है, हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती। जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो अगर लेते भी हैं तो मॉडरेशन में लें, जो नहीं लेते हैं वो तो दूर रहें इससे। यही हमारा सुझाव। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक आने पर डिस्प्रिन या नियोस्प्रिन लेनी चाहिए, मगर उसके साथ भी कैथ लैब होना ज़रूरी है ताकि वो अपना इलाज प्रॉपर करा सकें। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।